Hello and Jai Hind. I welcome you to this channel Incredible Abhishek. I'm your educator सागर तिवारी. आज हम लोग जो साइंस का अपना एनसीईआरटी का सीरीज चला था जिसमें हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट किए थे उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम लोग ऑलरेडी प्लांट बेस्ड जितने भी प्लांट बेस्ड चैप्टर है उन सबको कवर कर चुके हैं. प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं. इसके अलावा हम लोग टिश्यू, साइटोलॉजी, डीएनए ये सब भी कवर कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में. ठीक है. रेस्पिरेशन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से किस तरह रिलेटेबल है इसको भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन. देखिए, मोस्टली लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जब लोग सांस ले रहे होते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. गलत कंसेप्ट है. हम लोग जो सांस ले रहे होते हैं, लाइक हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग. ठीक है. हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम लोग CO2 जो है वो बॉडी के बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग. इसको बोलते हैं ब्रीदिंग. ठीक है. इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये है कि हमारे बॉडी में फूड गया, खाना गया हमारे बॉडी में. खाना जाने के बाद, देखिए, खाना जो जब हमारे बॉडी में जाता है ना, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है. इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन होने के बाद ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है. ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इसके बाद बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने का. बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने का. इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है. तो अगर इसको हम एक लाइन में सम अप करें तो आप बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है. तो जिस तरह बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फूड को ब्रेक करके सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फूड में कन्वर्ट करती है, एंड आपको जो है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने के लिए. उस प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन. जैसे एग्जांपल लीजिए. एग्जांपल क्या, ये इक्वेशन है बेसिकली रेस्पिरेशन का. C6H12O6 मतलब आपका ग्लूकोज. ठीक है. ये आपका ग्लूकोज है. और ये कॉम्प्लेक्स फूड था कभी, ठीक है ना, उसको तोड़ ताड़ के बॉडी जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दी है. ये अभी हमारे बॉडी में सिंपल फूड के तौर पर मौजूद है ग्लूकोज. अब हम लोग सांस ले रहे हैं, राइट. हमारे बॉडी में सांस लेने पे क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है. तो जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? एंड रिजल्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी के बाहर निकल जाएगा. H2O प्लस एनर्जी. ठीक है. तो C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक है. प्लस एनर्जी. ये रेस्पिरेशन का पूरा पूरा ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन है. और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक क्या होता है? देखिए, दो तरह का रिएक्शन होता है. एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बारे में आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो, प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो. और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिफरेंस क्या है? एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में ये जो एनर्जी है वो रिलीज होता है. ठीक है. एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर निकलता है. ठीक है. लेकिन एंडोथर्मिक में क्या है? एंडोथर्मिक में एनर्जी जो है वो अंदर की तरफ जाता है, वो अंदर से जाता है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो देखो, C6H12O6 ग्लूकोज पहले से बॉडी के अंदर है. ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद ये ब्रेक हुआ. ब्रेक होने के बाद CO2 के फॉर्म में ये बॉडी के बाहर निकल गया. H2O और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है. ठीक है. तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा दो चीज पे और ध्यान दीजिए आप. सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और किसी भी सब्सटेंस में H2 ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन. रिडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में देखिए आप, इस इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इस इक्वेशन में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है,
तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि जो रेस्पिरेशन है ना, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंबशन तो हो ही रहा है, मतलब एनर्जी जो है वो जल तो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिए, आपको हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे, ठीक है। पहला बात बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दूसरा बात दूसरा बात, अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखो, अगर आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखो, तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन, एक सेकंड, वेट अ मिनट। ओके, तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होता है, 6 CO2 प्लस, ये तो सिक्स विक्स हम ये तो सिक्स इसलिए लिखे हैं बिकॉज रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और उसमें आप यही पढ़े हो ना कि ग्लूकोज जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी के मिलने से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिल रहा है, तब क्या बन रहा है, तब ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ग्लूकोज प्लांट इस्तेमाल कर रहा है अपने फूड के लिए, एंड ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के बाहर निकल जा रहा है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ये आप पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब देखो, इसी का उल्टा आप रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हो। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ रहे हो, रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हो कि पहले से ग्लूकोज बना हुआ है, C6H12O6, ठीक है। पहले से ग्लूकोज बना हुआ है, ये रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या दे रहा है, आपको दे रहा है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। मतलब कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ से एक और चीज समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बिल्कुल रिवर्सिबल, वो बिल्कुल रिवर्स है किसके, रेस्पिरेशन के, ठीक है। आप यूं कहो कि रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल उल्टा है किसके, ये फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, ठीक है। तो दो पॉइंट ध्यान रखिए, पहला, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक जो है वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा आप रिएक्शन ध्यान रखो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रेशर है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। अगर आपको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में दिक्कत है, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता, तो देखो होता क्या है ना कि एक एक वर्ड है एनाबॉलिज्म, एक वर्ड है एनाबॉलिज्म, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है वो है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। बहुत सिंपल शब्द में समझ लो कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मतलब एनाबॉलिज्म में कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म में कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस जो पढ़ाए थे आपको, तो आपको बताए थे कि क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, खाना वहां पे बन रहा होता है, ठीक है। वहां पे खाना जो है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलके खाना बन रहा होता है, C6H12O6 बन रहा होता है। मतलब यहाँ पे कुछ बन रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या, वो कौन सा प्रोसेस है, वो एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, बिकॉज वहां पे चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास C6H12O6 मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास C6H12O6 मतलब ग्लूकोज मौजूद है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जा रहा है, और फिर क्या बन रहा है, CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस एनर्जी। मतलब यहाँ पे फूड टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है कैटाबॉलिज्म। ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस था, रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग कैसे है, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, पहला एक एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है। दूसरा आपको रिएक्शन बता दिए, रिएक्शन दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तीसरा आपको बता दिए एक एनाबॉलिज्म है, और तीसरा और दूसरा जो है वो कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी सूक्ष्म जीव जीव के अंदर
जो भी केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन जो है चल रहे होते हैं उसके बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और ये दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। एनाबॉलिज्म जो है वो ये प्रोसेस है, आपको कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एंड कैटाबॉलिज्म जो है इट्स अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एग्जांपल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है। अब बात करते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन का। हम लोग पांच छह चीज समझ चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या समझे हम लोग? हम लोग समझ लिए कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो रहा है, मतलब कहाँ पे हो रहा है, किस किस प्रकार हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है फोटोसिंथेसिस से अलग क्यों है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इन सब चीजों को हम समझ लिए। अब ये समझना है कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारे बॉडी में हो कहाँ रहा है, इसका साइड क्या है, इसका साइड कहाँ है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन जो है चल कहाँ पर रहा है, ये समझते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं साइड ऑफ रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन का पूरा पूरा प्रक्रिया जो है ना वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल या फिर फर्नेस ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं या फिर फर्नेस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑब्वियसली जहां आपको घर का खाना बनेगा वही होता है किचन ना। तो आपके बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे पूरा पूरा रेस्पिरेशन चल रहा होता है। ठीक है। वहां पूरा पूरा रेस्पिरेशन चल रहा होता है। वहां से आपको रेस्पिरेशन का पूरा प्रक्रिया प्रक्रिया होगा। उसके बाद वहां से आपको एनर्जी मिलेगा एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल। फर्नेस उसको बोलते हैं, फर्नेस, फर्नेस ऑफ द सेल। ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होता है ना रेस्पिरेशन के बाद, जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यहाँ लिख देते हैं हम, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, या एडिनोसाइन भी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत जगह एडिनोसाइन साइन लिखा मिल जाएगा आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। चलिए। तो अब एटीपी क्या होता है, देखिए। आपको जो एनर्जी मिल रहा है, आपको जो एनर्जी मिल रहा है रेस्पिरेशन के बाद, ये मिल रहा है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। मतलब कि ये एटीपी अब ब्रेक होगा, ये एटीपी ब्रेक होगा और बहुत सारा एनर्जी जो है वो रिलीज करना चालू कर देगा। ठीक है। तो एनर्जी जो हम लोग को मिलता है खाना ब्रेक होने के बाद, रेस्पिरेशन के बाद, ये मिलता है एटीपी के फॉर्म में। और यही एटीपी ब्रेक होगा, एटीपी ब्रेक होगा और आपका बहुत सारा एनर्जी जो है मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो एटीपी जो है ये एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ठीक है। जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ये करेंसी है, ये करेंसी है। इसको ब्रेक करोगे तो बहुत सारे आपको रुपीज मिलेंगे। ठीक है। वैसे ही एटीपी जो है, आप ऐसा समझो कि ये भी एक एनर्जी करेंसी है। ये ब्रेक होगा तब जाके आपको जो है बहुत सारा एनर्जी जो है मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक। बेसिक डिफरेंस ये है ना कि एरोबिक जो है, एरोबिक जो है ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है। और एनारोबिक जो है ये होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये है बेसिक डिफरेंस। हालांकि इसके डिफरेंस को हम डिटेल में समझने वाले हैं, बट बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो, एनारोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों का बेसिक डिफरेंस जो है बताया हुआ है, काफी डिटेल में, काफी संक्षिप्त में यहाँ पे बताया हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, जैसा कि आपको बताया हम कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और एनारोबिक जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है। जहाँ पे फूड जो है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक में फूड जो है कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली फूड ब्रेक होता है। बट एनारोबिक में फूड पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ध्यान रखिए, फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है। एरोबिक में फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक में फूड जो है पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक में अब फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब कि एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। एनारोबिक में फूड पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब आपको एनर्जी जो है वो कम मिलेगा। ठीक है। एनर्जी ज्यादा मिलेगा मतलब कि एनर्जी करेंसी जो है वो ज्यादा होगा। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, है ना।
जब रेस्पिरेशन का आपको रिएक्शन बताए थे हम तो क्या बोले थे, C6H12 H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है, ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है। कितना एटीपी के फॉर्म में है, तो 38 और या फिर 36 एटीपी के फॉर्म में है। 38 या फिर 36 एटीपी के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वहां पे एनर्जी कितना मिल रहा है, 38 या 36 एटीपी मिल रहा है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो तरह से एंड प्रोडक्ट होगा। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो छोटे जीव में होता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, मसल्स के अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एनर्जी कितना, 2 ATP का, 2 ATP का, ठीक है। और ह्यूमन मसल के अंदर होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और समझाएंगे, पहले अगला पॉइंट समझ लीजिए। अगला पॉइंट ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और एनारोबिक एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। एरोबिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और एनारोबिक केवल और केवल साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ये इस वाले पॉइंट को देख लीजिए, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। देखिए होता क्या है कि एक होता है एरोबिक, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ये हमारे बॉडी में, ये इंसानी शरीर में होता है, ठीक है। मतलब एनिमल्स में होता है, बड़े एनिमल्स में होता है। यहाँ पे सीधा सीधा बात ये है कि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से मिलेगा और मिलके क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा प्लस एनर्जी देगा, प्लस एनर्जी देगा। एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, कितना, 38 या 36 एटीपी, एटीपी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एनारोबिक के बारे में बात करें, एनारोबिक के बारे में बात करें, देखो एनारोबिक जो है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। मतलब कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होगा। इसके अलावा हमारे मसल में होगा, ह्यूमन बॉडी के मसल्स में होगा, मसल्स में होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो, ठीक है, अगर आप मान लो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लिए, भाग लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, वर्कआउट कर लिए, ठीक है। तो वर्कआउट करने के बाद या बहुत ज़्यादा भागने के बाद, दौड़ने के बाद, रनिंग के बाद आप देखोगे कि आपके लेग्स में, ठीक है, पेन हो रहा है। आपके पैर में जो है, सपोज करो यहाँ पे लेग्स में पेन हो रहा है, बॉडी के पार्ट है लेग में, वहाँ पेन हो रहा है। तो ये क्यों होता है बेसिकली, ये होता इसलिए है कि आप जब भाग रहे थे या फिर मान लो जब वर्कआउट वर्कआउट कर रहे थे, तो उस समय आपके लेग्स में, आपके मसल में जो है ऑक्सीजन का कमी हो गया, ऑक्सीजन का जो है कमी हो गया। लेकिन अब भी आपको एनर्जी चाहिए क्योंकि आप वर्कआउट तो रोके नहीं हो, ऑक्सीजन का कमी हो गया बट स्टिल आप वर्कआउट कर रहे हो। मतलब कि अब जो रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, अब उस पार्ट ऑफ मसल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो स्टार्ट हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में स्टार्ट हो गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है आपके उस पार्ट ऑफ मसल में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब आपके उस पार्ट ऑफ मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो इसका एंड रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा ना, जो इसका एंड रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पैर में, आपके मसल में, उस पर्टिकुलर मसल में लैक्टिक एसिड प्लस प्लस 2 ATP का एनर्जी जनरेट होगा। 2 ATP का एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड जनरेट होगा। वो जो 2 ATP का एनर्जी जनरेट होगा उसके थ्रू आप अपना वर्कआउट तो कंप्लीट कर लोगे। लेकिन लैक्टिक एसिड का क्या, ये आपको पेन देगा, ठीक है, ये आपको पेन देना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वर्कआउट करने के बाद जो है आपको दर्द होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, पैर में या फिर हाथ में, कहीं भी मसल में आपको पेन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस पेन को आप गर्म पानी या सेकने पे ये चला भी जाता है, लैक्टिक एसिड चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके होने के पीछे कारण यही है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ह्यूमन मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एटीपी जो है 2 ATP होगा, 2 ATP जनरेट होगा, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन थ्रू हो रहा है तो 38 और 36 एटीपी होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। पहला, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो रहा है। दूसरा, कंप्लीट फूड ब्रेकडाउन हो रहा है।
तीसरा इसमें क्या है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल होगा, ठीक है। तीसरा, कंप्लीट फूड होगा, कंप्लीट फूड टूटेगा तो लार्ज एनर्जी मिलेगा। एनारोबिक में पार्शियल फूड टूट रहा है तो स्मॉल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी कितना कितना मिलेगा एरोबिक में? 38 और 36 एटीपी। लेकिन एरोबिक में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है 2 एटीपी, और ये ह्यूमन मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी, ठीक है। एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म में होगा, और एनारोबिक जो है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हम और भी डिफरेंस दिखा दिए हैं एरोबिक और एनारोबिक के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में एक आपको डायग्राम दिखाएंगे हम, और इस केवल केवल एक डायग्राम से कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को सही से आप देख लेना, ठीक है। पहले आप डायग्राम को देखो, उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है उस पर हम आ जाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से है, पहले पहले लिखा हुआ समझ लो ताकि डायग्राम आसानी से समझ में आ जाए। इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, अभी अभी आपको हम पढ़ाए थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुवेट में और एनर्जी में। और ये पूरा पूरा ब्रेकडाउन जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल आराम आराम से समझना। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, किसमें ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट में और एनर्जी में। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। If the oxygen is present in the body, then pyruvate or pyruvic acid goes inside the mitochondria. अब अगर मान लो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है तो ये जो पायरुवेट है जो टूटा है वो किस में चल जाएगा, वो चल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। एक प्रोसेस के थ्रू रिलीज करेगा, उसको बोलेंगे क्रेब साइकिल, ठीक है। इसको बोलेंगे क्रेब साइकिल, ठीक है। और ये जो क्रेब साइकिल जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होगा। बहुत सिंपल बात यहाँ बताया गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ है जिसमें लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारा डिटेल ऐसा भी है जिसमें लिखा है बट आपको दिख नहीं रहा है। वो आपको तब दिखेगा जब आपको रिएक्शन दिखाना चालू करेंगे। रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। डायग्राम बोलो, रिएक्शन बोलो, जो बोलना है बोलो, इस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ग्लूकोज, सबसे पहले यहाँ पे है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, और क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है। क्या मिलता है, पायरुवेट। अब सवाल आता है कि पायरुवेट क्या है, तो कुछ नहीं, पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, क्लियर। चलिए, इसके अलावा क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुवेट देगा और एनर्जी देगा, विथ अ प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। जो चीज लिखा है वही यहाँ पे आपको हम रिएक्शन लिख के दिखाए हैं कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया, पायरुवेट और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ इस प्रोसेस में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद 3 केस बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद 3 केस बनेगा, तो चाहिए फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, तीनों केस समझते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, पहला केस लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कुछ अगर हो रहा है इस टाइप से, मतलब कि अगर ग्लाइकोलाइसिस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है जहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस अगर ग्लाइकोलाइसिस उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, एग्जांपल यीस्ट को ले लो, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट। चलिए, तो यीस्ट के अंदर जब एंड प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस एनर्जी मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब बिकॉज ये जो पूरा प्रक्रिया है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एनारोबिक, इसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं दूसरे वाले पार्ट को। दूसरा वाला पार्ट जो है, यहाँ भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है, और यह है ह्यूमन मसल, ठीक है।
ह्यूमन मसल, क्लियर है? ह्यूमन मसल में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, ठीक है। आई मीन कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा और ब्रेकडाउन होकर क्या देगा, पायरोवेट प्लस एनर्जी। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। अब हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट मिल रहा है आपको लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। अब बिकॉज ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसको ही बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको ही बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बट अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में होगा, अब इसको हम करते हैं, सेम रिएक्शन करते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ध्यान रखिए कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर करेंगे तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, एनर्जी कितना, 36 और 32, 38 और 36 ATP, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 3 केस समझाया गया है। पहला बेसिक बात ये बताया गया है, पहला बेसिक बात ये बताया गया है कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज को शॉर्ट में जे लिखें भी वो स्पेस का कमी है, तो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के मौजूदगी में, साइटोप्लाज्म के मौजूदगी में ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन में क्या दे रहा है, पायरोवेट दे रहा है, क्या दे रहा है, पायरोवेट दे रहा है प्लस एनर्जी दे रहा है। पायरोवेट क्या है, तो कुछ नहीं, पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस अगर ऑक्सीजन की कमी में होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एग्जांपल ले लो येस्ट के अंदर, तो क्या मिलता है एंड प्रोडक्ट, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। बिकॉज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है, बिकॉज ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के सॉरी एब्सेंस में हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ है, तो इसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला जो है सेम रिएक्शन होता है ह्यूमन मसल के अंदर, ह्यूमन मसल के अंदर क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ भी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में मिल रहा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अब रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा मतलब कहाँ पे होगा, होगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या मिल रहा है, CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O, ठीक है, मतलब CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एंड बिकॉज ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, O2 प्लस O2 लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, प्लस O2 लिखा हुआ है, प्लस O2 लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एक चार्ट से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कम से कम 7 से 8 बार PYQ आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें उन पर पहले ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, उसको हम मार्क कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप बस सिस्टम को देख लो कि मतलब क्या क्या ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे, ठीक है ना। तो पहला है नोज, उसके बाद आता है नजल कैविटी, फिर आता है फाइरिंग्स, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, एंड देन लंग्स, लंग्स के बाद आपका आता है ब्रोनकाई, देन एलोविली, और फिर डायफ्राम, ठीक है। एक एक करके उठाते हैं और इन सबको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नोज के थ्रू, सबसे पहले क्या होगा, नोज के थ्रू एयर अंदर जाएगा, ठीक है। नोज के थ्रू ऑक्सीजन जो अंदर आया, ऑक्सीजन ट्रैकिया के थ्रू नीचे आता गया, लंग्स में गया। अब लंग्स में आपको 2 चेम्बर मिल रहा है, लंग्स में आपको सपोज मान लीजिए कि ये आपका 2 चेम्बर है, ठीक है। लंग्स जो है आपका 2 चेम्बर में ओपन हो रहा है, ये पहला चेम्बर और ये दूसरा चेम्बर, ठीक है। इस चेम्बर के अंदर, इस चेम्बर के अंदर ये जो ट्राकिया था इसका फर्दर डिवीजन हुआ है, इसका फर्दर डिवीजन हुआ है, ठीक है। और हर डिवीजन में आपको इस टाइप से गोल गोल एलोवेली दिखने मिलेगा, इस टाइप से गोल गोल जो है एलोवेली देखने जो मिलना मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन नीचे आता है इस एलोवेली में एंटर करता है, और इस एलोवेली से जो CO2 है वो बाहर निकलना चालू होता है, वो निकलना चालू होता है बाहर की तरफ। और अंदर जो है इस एलोवेली में बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या आता है, उसमें ऑक्सीजन चला आता है, उसमें ऑक्सीजन चला आता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर घुसता है, ये जो डायफ्राम दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम,
सपोज डायफ्राम को हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये डायफ्राम सपोज यहाँ पे है, तो डायफ्राम क्या होगा, ये डायफ्राम सांस लेने पर ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, सॉरी सॉरी, ये डायफ्राम जो है सांस लेने पर ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली ऐसे ऐसे रहता है, ये मोस्टली ऐसे रहता है। लेकिन जब हम लोग सांस लेंगे ना, जब हम लोग इनहेल करेंगे तो क्या होगा, ये चेस्ट जो है फूलेगा, ये चेस्ट फूलेगा, जिसके वजह से डायफ्राम जो है वो नीचे आएगा और इस टाइप से हो जाएगा लेवल पर। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सेल करेंगे, बॉडी के बाद जैसे CO2 निकलेगा, ये डायफ्राम जो है वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, वापस ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्रिंसिपल बताए हैं, ऑक्सीजन घुसेगा, डायफ्राम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, डायफ्राम वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, सबसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं वापस टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीहेमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, उसको बोलते हैं ऑक्सीहेमोग्लोबिन। लेकिन अगर ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करे तो, ठीक है, उसको बोलेंगे, एक सेकंड वेट, ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, उसको आप CO2 कर लो, ठीक है। जब CO2 ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये पीपीटी है, मिस्टेक है, ये CO2 होगा, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करेगा ब्लड में, तो उसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। पहला है एम्फीजाइमा। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से होता है। देखिए, आपको बताए थे हम कि हमारे जो लंग्स है, हमारा जो लंग्स है, ब्रोंकाई जो है, वो फर्दर फर्दर लंग्स के अंदर आपको बताया था ब्रोंकाई होता है, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारे एलोविली में, इस टाइप से बहुत सारा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एलोविली, ठीक है। और इसी एलोविली में ऑक्सीजन जो है एंटर करता है, राइट। बहुत सारा होता है, लाखों होता है ये, और इसी एलोविली में ऑक्सीजन एंटर करता है तो ये फुल जाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन निकलता है तो ये थोड़ा सा डिमो आता है, ओके। तो होता क्या है कि बहुत सारा सिगरेट पीने की वजह से एलोवेरा जो है खराब होना चालू होता है। एलोवेरा जो है वो क्या होगा, खराब होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है मिलना आपको बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाई आया था जो कि बहुत सारा एलोवेली में ओपन हो चुका था। ये देखो आप, ब्रोंकी, ठीक है। डायग्राम थोड़ा क्लियर कर दूं आपके लिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको ये ब्रोंकाई, ठीक है, क्लियर है। ये जो लाइन गया है ना, जो लाइन गया है, इसमें स्वेलिंग चला आता है। ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें स्वेलिंग चला आता है, इसमें आता है स्वेलिंग, ठीक है। और इसी को बोलेंगे, इसी बीमारी को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाइटिस। और तीसरा जो बीमारी है वो है अस्थमा। अस्थमा अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में आपको किसी भी चीज से एलर्जी होता है, ये एक टाइप ऑफ एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। एक और बीमारी है, इसको बोलते हैं हे फीवर, यहाँ पे लिखा नहीं है, और चलिए यहाँ पे अगले स्लाइड में है, हे फीवर। हे फीवर जो है, ये एक बीमारी है जो कि पोलन ग्रेन से होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, आपको प्लांट में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की वजह से ये बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर जिसको है ना, अ, वो फूल वूल से बिल्कुल दूर रहे, बिकॉज बड़ा गंदा अटैक आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ। यहाँ पे हम दो चीज मेंशन करने की कोशिश की है, दो चीज बताने की कोशिश की है। पहला, एनिमल्स का नाम, और दूसरा, ये एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स का क्या है, किस चीज के थ्रू ये लोग रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पंज के बारे में बात करें, तो स्पंज जो है ना, ये अपने बॉडी सरफेस थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉन हो गया, फिश हो गया, टैडपोल हो गया। टैडपोल मतलब मेढक का बच्चा, ठीक है, उसको टैडपोल बोलते हैं। उसको इस कैटेगरी में इसलिए रखे हैं ना, देखिए टैडपोल जो है मेढक का बच्चा है, ठीक है, और मेढक सांस लेता है स्किन के थ्रू, बट टैडपोल सांस लेता है गिल्स के थ्रू। बेसिकली मेढक का जब बच्चा होता है तो वो देखने में लगता है फिश की तरह, मेढक को बहुत दुख होता होगा, बिकॉज है मेढक का दिखता है मछली की तरह, ठीक है। और मछली की तरह उसके पास गिल्स भी होता है। जब वो छोटा होता है तो अपने गिल्स के थ्रू सांस ले रहा होता है, ठीक है। मछली भी गिल्स के थ्रू सांस लेती है, प्रॉन भी गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, और टैडपोल मतलब मेढक का बच्चा भी गिल्स के थ्रू सांस ले रहा होता है। लेकिन यही जब बड़ा होता है, यही जब मेढक जब बड़ा हो जाएगा, जब ये मैच्योर फ्रॉग बन जाएगा, तब अपने स्किन के थ्रू सांस लेगा। अर्थवर्म जो है वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है, और जो फ्रॉग है जो बड़ा होता है,
वो भी एक स्किन के थ्रू सांस लेगा, अपने स्किन के थ्रू सांस लेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। टैडपोल आया, टैडपोल आ गया, तो टैडपोल अपने गिल से सांस लेगा, गिल्स। जो मछली का गिल्स होता है ना, वैसे टैडपोल का भी गिल्स होता है, उसके थ्रू सांस लेगा और दिखेगा भी फिश की तरह। लेकिन जब ये बड़ा होगा, मैच्योर होगा, जब ये मैच्योर फ्रॉग बनेगा, तब ये सांस लेगा अपने स्किन से, ठीक है। आप देखना मोस्टली जो फ्रॉग का स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है उसके ऊपर, क्योंकि उससे वो सांस ले रहा होता है, ठीक है। इंसेक्ट के बारे में बात करें तो वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, इनके थ्रू, इनके बात करें तो ये जो है सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ये सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। एक दो एडिशनल पॉइंट बता देते हैं आपको। 6 नंबर यहाँ पे ऐड कर लो आप। 6 नंबर, बुक लंग्स, बुक लंग्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे स्पाइडर, स्पाइडर, इसके अलावा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बुक लंग्स, बुक लंग्स, ठीक है। इसके अलावा एक और ले लो, बुक गिल्स, बुक गिल्स, ठीक है। लिमुलस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिमुलस, लिमुलस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बुक गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो ये 7 ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताए हैं जो कि 7 अलग अलग बॉडी पार्ट के थ्रू सांस ले रहे होते हैं, रिस्पायर कर रहे होते हैं। उनका एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं ब्रीदिंग रेट की तरफ। जो एडल्ट होता है, एक वयस्क इंसान जो होता है, उसका ब्रीदिंग रेट होता है 1 मिनट में 12 से लेकर 20 बार। डिपेंड करता है कि वो वर्कआउट कर रहा है या शांति से बैठा हुआ है, सो रहा है, ठीक है। लेकिन एक इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट मतलब बच्चा, बच्चे जो होते हैं, अ, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो होता है 25 से लेकर 40 पर मिनट, 25 से लेकर 40 पर मिनट। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना फास्ट ब्रीदिंग रेट, ठीक है। अगर आप एलिफेंट का ब्रीदिंग रेट को ले लो, ठीक है, और एक रैबिट का या फिर रैट का ब्रीदिंग रेट ले लो, तो सबसे फास्ट क्या होगा, सबसे फास्ट ब्रीदिंग सॉरी, सबसे फास्ट ब्रीदिंग रेट होगा रैट का या फिर रैबिट का। एलिफेंट का ब्रीदिंग रेट जो है बहुत स्लो होगा, काफी स्लो होगा, बिकॉज बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है। दूसरा बात, कि जो ब्रीदिंग रेट जो है, जो ब्रीदिंग सेंटर है, वो किस पे डिपेंड, वो कहाँ पे होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है आपके ब्रेन का एक हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको आप बाद में पढ़ोगे, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में काफी डिटेल में। तो जो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो आपके ब्रीदिंग रेट को डिसाइड करता है, वो आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे होता है ब्रीदिंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, गलत बात है। दिन में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। प्लांट जो है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। प्लांट जो है वो डे के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि CO2 जो है इनहेल करते हैं और O2 जो है एक्सहेल करते हैं। और रात में क्या होता है, रात में प्लांट भी जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं रात में प्लांट। मतलब रात में प्लांट क्या कर रहा है, O2 ले रहा है और CO2 बाहर छोड़ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि रात में प्लांट के सामने नहीं घूमते हैं, बोलते हैं रात में पेड़ पौधे के सामने नहीं घूमते हैं, पेड़ के नीचे नहीं बैठते हैं। कारण यही है, ऑक्सीजन में वो देखिए, सराउंडिंग में ऐसे ही ऑक्सीजन का कमी है, ठीक है। उसमें भी ऑक्सीजन, देखिए रात में ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, रात में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, आप भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लांट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। आप गांव में देखे होंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि रात में हम पेड़ के नीचे सोए थे, मेरा कोई गला दबा रहा था। गला कोई नहीं दबा रहा था साहब, होता क्या है कि वहां पे प्लांट जो है वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन, आप भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, इसकी वजह से लगता है सफोकेट कर रहा है, कोई आपका गला दबा रहा है, तो गला कोई दबा नहीं रहा होता है, वो बेसिकली सफोकेशन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दिन में प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है, O2 बाहर निकालता है, लेकिन रात में उल्टा करता है, हम लोग की तरह काम करता है, O2 लेता है और CO2 बाहर निकाल रहा होता है। CO2 का मात्रा एनवायरमेंट में ज्यादा आता है और O2 का मात्रा एनवायरमेंट में कम हो आता है, जिसकी वजह से सफोकेशन फील होता है, ठीक है। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, ठीक है, रात में कोई फोटोसिंथेसिस जो है नहीं हो रहा है, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑकर व्हेन प्लांट इनहेल, सेम चीज लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या के दौरान प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 जो है उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। स्टोमाटा के थ्रू होता है लिव्स में, और लेंटिकल्स के थ्रू होता है स्टेम में, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू और लिव्स में ग्रीन पार्ट में स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है।
चलिए, स्टोमाटा के आसपास एक गार्ड सेल होता है। जब ऑक्सीजन उसमें जब जब उसमें ये ऑक्सीजन एंटर करने वाला होता है तो गार्ड सेल ओपन हो आता है रात के दौरान। या फिर जब CO2 जब एंटर करने वाला होता है तो गार्ड सेल ओपन हो आता है। और जब O2 एक्सेल फिर जब O2 एक्सेल होता है तब भी आपका गार्ड सेल जो है वो क्या करता है, स्टोमाटा को ओपन कर देता है। सिंपल बात आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपके लिए नया क्या है? ट्रांसपरेशन आपके लिए नया है। अब ट्रांसपरेशन में क्या होता है? ट्रांसपरेशन में होता है कि प्लांट के ऊपर जब आप सुबह उठ के दिखते हो ना, ठीक है, तो कभी आप देखोगे प्लांट के ऊपर जो है थोड़ा पानी टाइप का दिख रहा है आपको। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम प्लांट, ठीक है। दो चीज होता है, रुको आपको एक डायग्राम से बताते हैं। दो चीज होता है, पहला होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, और दूसरा होता है गटेशन, गटेशन, ठीक है। सपोज ये एक लीफ है, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है। अब सुबह उठ के आप जब आप देख रहे हो ना तो इस लीफ के ऊपर आपको बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगा, ठीक है। इस लीफ के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगा। मतलब कि पत्ते में से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको बोलते हैं गटेशन, इसको बोलते हैं गटेशन, ठीक है। और सपोज यहाँ एक और लीफ है, कुछ बड़ा ही लीफ हो गया, खैर। यहाँ एक और लीफ है, ठीक है। तो इस लीफ में क्या हो रहा है? ये कैसा लीफ बन गया? एक मिनट। एक और लीफ है, ठीक है। इस लीफ के थ्रू भी वाटर्स बाहर निकल रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ये वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, वाटर वेपर का फॉर्म में निकल रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब पानी दोनों में से निकल रहा है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी वाटर बाहर निकल रहा है, बट आपको दिख नहीं रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। लेकिन गटेशन क्या होता है, यहाँ जब पानी निकल रहा होता है तो लीफ के ऊपर रखता है, आपको लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, उसको बोलते हैं गटेशन, उसको बोलते हैं गटेशन, ठीक है। चलिए, तो वही आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखने मिलेगा। ट्रांसपीरेशन है, यहाँ पे गटेशन है। ट्रांसपीरेशन दिन के समय होता है, गटेशन रात के समय होता है। जब आप सुबह उठ के देखते हो तो देखते हो वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख रहा है प्लांट के ऊपर, उसको बोलते हैं गटेशन। और दिन भर वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में प्लांट के थ्रू निकलता रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस होता है किसके थ्रू? वेपर के थ्रू। गटेशन में वाटर लॉस होता है किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू। ट्रांसपीरेशन में जो प्लांट में से पानी निकल रहा होता है, जो वेपर के फॉर्म में वाटर निकल रहा होता है, वो प्योर होता है। लेकिन गटेशन में से जो पानी निकल रहा होता है, इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है। सुबह उठ के देखो या प्लांट के ऊपर ड्रॉपलेट्स होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, उसमें उस वाटर में बहुत सारा मिनरल्स होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है स्टोमाटा के थ्रू हो रहा होता है, और गटेशन जो है हाइड्रोथोर्स के थ्रू हो रहा होता है। अब हाइड्रोथोर्स क्या होता है आपको बताएंगे। इसके अलावा जब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो लीफ और प्लांट का जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है। दिन के समय बहुत धूप होता है, और उस धूप में क्या होता है, प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट जो है वो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में अपने बॉडी से निकालता है, अपने लीफ के थ्रू निकालता है, एंड अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर उसका डाउन होता है, ठीक है, ठंडा होता है। लेकिन गटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, गटेशन में टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल 5 डिफरेंस ध्यान रखिए। ट्रांसपिरेशन जो है दिन में हो रहा है, गटेशन जो है रात में हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में जो है वाटर वेपर के फॉर्म में पानी निकल रहा है, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पे पानी जो है आपका प्योर है, यहाँ पानी मिनरल्स कंटेन कर रहा है, यहाँ पानी स्टोमाटा के थ्रू निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोथॉर्स के थ्रू निकल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है प्लांट का, और यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट देखने आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोथॉर्स क्या होता है, देखिए। सपोज ये लीफ है, ठीक है, सपोज ये एक लीव्स है, ठीक है, सपोज लीफ है। अब लीफ के साइड में अगर जूम करोगे, लीफ के साइड में जूम करोगे, तो ये साइड वाला पार्ट अगर जूम करते हो तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे यहाँ से आपको निकलना चालू होगा, मतलब लीफ के बिल्कुल साइड से, लीफ के बिल्कुल साइड से आपको ड्रॉपलेट निकलना चालू होगा, ठीक है। इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स। लीफ के बिल्कुल साइड वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। लीफ के बिल्कुल साइड वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स। और यहीं से गटेशन हो रहा होता है, यहीं से गटेशन हो रहा होता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। रेस्पिरेशन टॉपिक जो है कंप्लीटली कवर कर दिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। इवन ये एनसीईआरटी से एक दो लाइन बढ़ के हम आगे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है आपको। मिलते हैं अपने अगले क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।